आपको पता ही है कि वॉर चल रही है बड़े ज़ोरों से रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो यूक्रेन जो है उसकी जो हैं ट्रेनें व्रेनें काफ़ी टूट गई हैं, उनके ट्रैक्स काफ़ी टूट गए हैं। तो वहाँ पे उनके जो हैं सीईओ हैं उसके रेलवेज़ के ओलेक्सेंडर पर्क्सोविस्की, उन्होंने कहा है कनाडा को, उन्होंने कहा जी कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करें और हमारे ये जो रेलवे ट्रैक्स टूट गए हैं और हमारी जो ये रेलें टूट गई हैं वो करें। इसके अलावा वो कहते हैं जी क्योंकि 300 रेलवे वर्कर्स हमारे जो हैं वो मारे जा चुके हैं, तो कनाडा जो है अपनी एक्सपर्टीज़ भी दे और अपने हमारे पार्ट्स भी हमें स्पेयर दे और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे यहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे। आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले जो उमर अल गबरा हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने कहा था कि हम एक ब्रोकर कर रहे हैं डील कनाडा के बीच में और यूक्रेन के रेलवेज़ के बीच में, ताकि इनको नेसेसरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए सपोर्ट दी जा सकती है और पार्ट्स दिए जा सकते हैं। लेकिन अब उसका क्या स्टेटस है अभी तक पता नहीं चला। तो आज फिर से इन्होंने पर्टोविस्की साहब ने फिर से कहा है कि प्लीज़ आप हमको इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएटली करें, क्योंकि हमारे जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने ये मुल्क छोड़ के जाना है या सेफर प्लेसेस पे जाना है या कि जो हमारे फ़ौजियों को ट्रांसपोर्ट करना है, वो सारा कुछ हम ट्रेन के थ्रू करते हैं। तो हमें इसके अंदर आप हेल्प दें। एंड जनाब मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशन जो कि चल रही थी कि ग्रीन पार्टी के जो लीडर हैं माइक श्नाइडर साहब, वो क्या ज्वाइन कर सकते हैं लिबरल्स को कि नहीं। आज उन्होंने बहुत खुल के सामने आके कह दिया कि मैंने I took time to listen and consult my constituents in golf, और जो ओंटारियो के लोग थे उनसे भी मैंने पूछा, अपने से पूछा कि भाई बेस्ट वे फॉरवर्ड कौन सा है। तो उन्होंने कहा जी बेस्ट वे फॉरवर्ड मेरे साथ यही है कि टू बिल्ड ओंटारियो ऑफ यू नो ऑफ द सेम डिजायर्स जो हमारी पार्टी की हैं, वो मैं सिर्फ अपनी पार्टी में ही रह के बना। But they are politicians, never say never. हाँ, लेकिन आज तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो जो है, लेकिन क्योंकि आपको पता ही है कि लिबरल पार्टी 2018 से अब पावर से बाहर है ओंटारियो के अंदर। दिस वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली भी अभी ओंटारियो जो प्रोविंस है उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि हमें शायद लग रहा था ओंटारियो पार्टी के कुछ जो बंदे थे वो समझते थे कि अगर ये आ जाएंगे और उनकी बात को संभाल लेंगे तो हाँ तो शायद हम विन कर सकते हैं। इन्होंने कहा जी नहीं मैं ग्रीन पार्टी के साथ ही रहूंगा। स्टैट्स कनाडा की आज एक रिपोर्ट आई है जी, और उसके मुताबिक जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो अब थोड़ा स्लो हो गई है टू 5.9% इन जनवरी, यानी कि लास्ट मंथ में। हालांकि जो ग्रोसरी की प्राइसेस थी वो बेतहाशा फास्ट पेस से ऊपर गई हैं, लेकिन स्टैट्स कनाडा की आज की खबर कहती है कि जो दिसंबर के अंदर 6.3 पे इन्फ्लेशन था वो नीचे आ गया है, अब 5.9 पे आ गया है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो प्राइस मूवमेंट ये जो इन्होंने चलाई है, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं हाई किए हैं, उसका कुछ जो है इफेक्ट है। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि ये हमें लग रहा है कि हौले हौले नीचे आएगा। जो आखिरी बार जो 5.7% पे इन्फ्लेशन थी, यानी कि 6% नीचे थी, वो फरवरी 2022 में लास्ट ईयर यानी 5.7%। हाँ जी, तो वो कहते हैं जी 5.7% उस वक्त थी। तो अब ये अब हमें लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये ट्रेंड हो सकता है, ये डाउनवर्ड की तरफ। तो उसकी कुछ खुशखबरी ये होगी उसकी वजह से कि बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही है। बर्च बैंक और एलोबामा क्रेसेंट के ऊपर जो 2 स्कूल्स थे जी उनको बंद किया गया है आज ब्रैम्पटन के अंदर, और यानी कि इनके नाम ही है, स्कूल्स के नाम है बर्च बैंक और प्राइवेट स्कूल एंड देन एलोमा क्रेसेंट प्राइवेट स्कूल। इनको आज थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में एक रॉबरी सस्पेक्ट जो था, रॉबरी का जो सस्पेक्ट था उसको ढूंढ रही थी पुलिस, एंड दिस इज इन द एरिया ऑफ टॉरब्रैम रोड एंड क्वीन स्ट्रीट ईस्ट। तो वो कहते हैं जी कि एक बिजनेस जो है उसमें से कैश लूटा था और फिर उसके बाद सस्पेक्ट्स जो थे वो एक गाड़ी के अंदर भाग गए थे। फिर पील पुलिस ने कहा जी कि वो गाड़ी जिसमें वो भागे थे वो हमको मिल गई है एवनडेल बुलेवार्ड और ब्रैमली रोड के पास, लेकिन अभी तक कोई सस्पेक्ट्स नहीं पकड़े हैं। तो आज ये लोगों में काफ़ी खलबली मची, लेकिन पुलिस ने कहा कि डरने की बात नहीं है, यहाँ पे कोई बॉम्ब वॉम्ब का कोई स्केयर नहीं था, सिर्फ वो चूंकि एरिया में एक सस्पेक्ट भाग रहा था या सस्पेक्ट्स भाग रहे थे तो हम उसको ढूंढ रहे थे। टोरंटो के अंदर जी खुशखबरी आपके लिए ये है कि फिर बैड वेदर आ रहा है। ठीक है जी, मैं नहीं सर, आप मेरी तरफ देख रहे हैं आप, मैं जरा अच्छा जी, क्या बात मुबारक हो हम सबको कि बैड वेदर फिर से आ रहा है। एनवायरनमेंट कनाडा ने कहा है कि स्टॉर्म आ रहा है जी, फिर से विंटर स्टॉर्म आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि ये कल से यानी कि वेंसडे से शुरू हो सकता है और थर्सडे को तो बेतहाशा रोड्स की कंडीशंस बुरी होंगी। पार्किंग लॉट्स जो हैं
आईसी और स्लिपरी होंगे, रोड्स और वॉकवेज भी आईसी और स्लिपरी होंगी, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होएगी, और ये सारा कुछ जो है उन्होंने जो है कहा है कि कोलोराडो लो की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, यानी अमेरिका को जरूर ब्लेम नहीं, मगर ये देख लें कि इसमें स्नो हो जाए 10 to 20 सेंटीमीटर्स इज नॉट अ बिग डील ना, मगर इसके साथ जो फ्रीजिंग रेन एंड स्नो पैलेट्स आएंगे ना, आइस पैलेट्स, वो जो है वो खतरे में ना, डिजास्टर। हाँ, तो वेंसडे को तो वो कह रहे हैं जी कि शायद 0 तक टेम्परेचर रहेगा, लेकिन जो थर्सडे को पहुंचते पहुंचते -10 तक जो है लोज रहेंगे। तो ठीक है जी, मुबारक हो हम सबको, बेताशा बैक टू बेसिक्स है। मेन कनाडा तो जी ठंडा ही था ना, ये तो हमने आगे गर्मी मचा दी है जी। तो ऐसे अच्छा जी, होम डिपो ने आज बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा जी $1 बिलियन जो हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टू वेज इंक्रीजेस इन यूएस एंड कनाडा। वो कह रहे हैं कि अब अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि अभी अमेरिका की बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उसमें $15 पर आवर नहीं है, कोई जो वर्कर एम्प्लॉयर्स हैं वो ज्यादा देते हैं वैसे, लेकिन वो ऑन देयर ओन ही ज्यादा देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका और कनाडा में जितने हमारे स्टोर्स हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर इनके 2000 स्टोर हैं, कनाडा में 182 स्टोर्स हैं, एंड दे एम्प्लॉय 437,000 पीपल इन यूएस एंड 34,000 इन कनाडा। वो कह रहे हैं जी इन सबको हम सैलरी इंक्रीज दे रहे हैं। इससे पहले आपको पता ही है कि वॉलमार्ट ने भी जनवरी में भी, ये जो जनवरी गुजरा उसमें अनाउंस किया था कि हम भी $17.50 पर एवरेज जो है उस पर बढ़ा रहे हैं प्राइस, और टारगेट ने भी अनाउंस किया था कि $300 मिलियन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइस इंक्रीजेज में। इसमें जो होम डिपो है वो कहता है कि हमको ये जो बार बार हमें ब्लैकमेल करते थे कि हम यूनियंस बनाएंगे और हम जो है ये आपके जो है वो अपने मुतालबे आपके सामने रखेंगे, उससे अब हमारी जान छूटेगी, क्योंकि हम खुद ही उनको कह रहे हैं कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं और इन स्ट्रॉन्ग्स में हम चाहते हैं कि आप भी इसका हिस्सा बने। हमारे बहुत सारे स्टोर्स जो हैं वो अंडर स्टाफ्ड भी हैं, तो हम हायरिंग भी करेंगे और लोगों की सैलरीज भी बढ़ाएंगे। ठीक है जी। कनाडा जो है जी, उसमें आपको पता है कनाडा की जो बहुत आइकॉनिक चीज़ें हैं, कुछ उसमें से एक मेपल लीफ भी है और मेपल सिरप भी है। ठीक है जी, उसकी वजह से कनाडा जाना जाता है। वो कह रहे हैं जी कि इस दफ़ा चूंकि माइल्ड वेदर्स रहे हैं, वेदर जो थे ज़्यादा ठंडे नहीं रहे, तो उसकी वजह से जो इस साल आपको अब मेपल मिलेगा, मेपल सिरप मिलेगा, वो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होएगा। होता क्या है, होता यह है कि जिस वक्त जो ये वेदर्स जो हैं, कभी इनको प्रोड्यूसर्स को पता चलता है कि वो चेंज हो रहे हैं, तो एकदम से वो होल्स कर देते हैं दरख्तों के अंदर, और उसमें से जो सैप निकलता है वो हौले हौले निकलता रहता है, जिसको फिर ये मेपल सिरप में टर्न करते हैं। वो कहते हैं इस दफ़ा वेदर्स इतनी क्विकली चेंज हुए हैं कि बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने दरख्त के अंदर होल करके और उसको सैप को इकट्ठा नहीं किया है, तो उसकी वजह से ये जो मेपल सिरप इस वक्त आपको मिलेगा, इस दफा उसका टेस्ट भी हाँ मीठा नहीं होगा ज्यादा। तो कहते हैं जी उसका एक तो टेस्ट भी डिफरेंट होएगा और उसका शायद कलर भी डिफरेंट होएगा। तो कलर भी डिफरेंट होएगा, तो प्लीज ब्रेस फॉर इट। ठीक है जी। अफ्रीकन यूनियन ने आज अनाउंस किया है जी कि जो इजराइल की जो ऑब्जर्वेशन स्टेटस था वो हम वापस ले रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन जो है वो बेतहाशा इस बात पे थी कि जी पहले ही वो कुछ जो जब इनको एंट्री दी ही थी 2021 में, तो तब ही कुछ स्टेट्स ने कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि इजराइल जो है शुड बी पार्ट ऑफ जो है अफ्रीकन यूनियन, और उसके अंदर क्योंकि वो जो पैलेस्टाइन के अंदर जो करते हैं और वो सही ह्यूमन राइट्स उनके नहीं हैं या जो भी हैं, तो उसके लिए इनकी जो इजराइल की जो एम्बेसडर थी शेरॉन बर्ली, उनको जो है एंटर नहीं होने दिया इस वक्त जो समिट वहाँ पे चल रहा है। और आपने सुना ही होगा, हमने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, ये अफ्रीकन यूनियन क्योंकि अफ्रीका के साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें इनको जो है बात नहीं करने दी गई। अफ्रीका की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ किया। उन्होंने कहा पहले आपने खुद ही हमें इसका हिस्सा बनाया था और हमारी बहुत कोऑपरेशन इसके ऊपर चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है साथ साथ चलते थे, लेकिन अब चूँकि आपने इनको नहीं किया तो ये बहुत ज़्यादा उस पर इतराज़ करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो अफ्रीकन यूनियन के अंदर जो थी वो जो मतलब अच्छे लोग, जो लाइट माइंडेड लोग बैठे हुए थे, वो सारे चेंज हो रहे हैं और उसके अंदर हार्ड लाइनर्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है अब आप इजराइल को उसमें बैठने नहीं देते। यानी कि जाहिर है कि जो अफ्रीका के कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स के ऊपर उन्होंने हिट किया, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहते हैं कि अब हम बैठें पैलेस्टाइन के मुद्दे पे रहते हुए। तो पाया ना आप, अब रोज़ पैलेस्टीनियंस को मारेंगे तो फिर रिएक्शन तो कहीं से तो आएगा ना। अब अमेरिका तो आपके पीछे खड़ा है, हर कोई तो नहीं आपके पीछे खड़ा हो सकता। AFP की जनाब रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जनाब ब्राज़ील के अंदर भी बेतहाशा फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जो हैं वो आ रही हैं, और यहाँ तक हुआ है कि जो इनके प्रेसिडेंट हैं लुई इनेसियो लूला डा सिल्वा, वो जो हैं उन्होंने अब इन तमाम इलाकों का दौरा किया है। यहाँ पे 40 लोगों की डेथ की अभी तक
इतला आई है, हंड्रेड्स ऑफ लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और हंड्रेड्स जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। तो इनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये जो दो बड़े इलाके साओ पोलो और साओ सेबास्टियानो जो है इलाके जो हिट हुए हैं, तो ज़्यादा तो सैन सेबास्टियानो जो हुआ है, साओ सेबास्टियानो, वो ज़्यादा हिट हुआ है। तो उसके लिए आज प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई बात नहीं, आप यू कैन काउंट ऑन द फेडरल गवर्नमेंट हेल्प, और हम ये जो लैंडस्लाइड्स और वो सारी आई हैं, इन्होंने आज हेलीकॉप्टर का टूर लिया। उसकी वजह ये है कि लैंडस्लाइड्स इतनी बुरी तरीके से हुई हैं कि रोड सारे ब्लॉक्ड हैं और कुछ टूट गई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ये रेस्क्यू का काम है, यहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया है इमरजेंसी रेस्क्यू वर्क, और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली इनके ऊपर काम करें। और तकरीबन उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट 91,000 न्यू हाउसेस जिनके टूट गए हैं वो उनको बनवा के देगी। तो ये आज सारा गवर्नमेंट ने वहाँ पे अनाउंस किया, यानी कि क्लाइमेट चेंज इज रियल एक्चुअली। काफ़ी दुनिया के अंदर आप देखें फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स और चीज़ें आ रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट की आज ये रिपोर्ट है और इसमें काफ़ी आज अमेरिका के अंदर फिर से जो है खतरे का इजहार किया गया है, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन साहब जो हैं उन्होंने आज कहा है कि हमारा जो अमेरिका के साथ ये जो स्टार्ट ट्रीटी था, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि हम अपने ये जितने भी आर्म्स हैं, न्यूक्लियर आर्म्स, इसको एक तो हम इसके फैलाव को हम कम करेंगे, और जो हम लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो डिप्लॉय करते हैं उसको भी हम जो है वो लिमिट करेंगे, उसका यूज़ जो है उसका लिमिट करेंगे। अब वो पुतिन साहब कह रहे हैं कि हम खली वली, अब हम कोई वी आर सस्पेंडिंग दिस, ये जो हमारा पार्टिसिपेशन इसके अंदर था हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। आज बड़ी ही इन्होंने बिटर स्पीच की है, क्योंकि कल आपको पता ही है बाइडन साहब कीव में आए हुए थे, उन्होंने कहा जी ऐसी पैन तो और हौसला देंगे और लड़ो ते मरो हैं, तो उसका बड़ा आज रिएक्शन इन्होंने शो किया। उन्होंने कहा जी कि ये कॉन्स्टेंटली वॉर जो है इसको इंक्रीज किया जा रहा है, और मैं जो यूक्रेनियन लोग हैं उनके मैं खिलाफ नहीं हूं, और लोग समझते हैं कि जैसे मैं अपने लोगों का दुश्मन हूं और यूक्रेनिया में किसी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन जो कुछ नेटो अपना असर इस इलाके में बढ़ा रही है, और यूक्रेनियंस को भी समझना चाहिए कि ये वेस्टर्न पावर्स ऑक्यूपाई कर रही हैं इनके कंट्री को हौले हौले, तो उनके मैं खिलाफ हूं और उनके खिलाफ जो है वो मैं लड़ता रहूँगा। तो आज जब इन्होंने कहा कि जो स्टार्ट ट्रीटी से मैं बाहर आ रहा हूँ, तो इससे काफ़ी वो है, तो उन्होंने ये भी कहा है दबे लफ्ज़ों में कि अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर का हमारी तरफ हमला किया तो हम भी रेडी हैं। सही, ऐसी उन्होंने बात आज की है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब, वो टर्की में हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि वो दौरे कर रहे थे सारे वो अर्थक्वेक के इलाकों में। आज उनकी मुलाकातें जो हैं टर्की के जो उनके काउंटर पार्ट हैं, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर मेलवेट कोवैसोग्लू, उनसे मुलाकातें हुई, और आज उन्होंने बड़ा स्ट्रेस किया है इनको, टर्की को, कि आप हर हाल में स्वीडन और फिनलैंड का जो एक्सेशन टू नेटो है उसको माने। आपको पता ही है कि टर्की का बड़े लंबे अरसे से ये था, और वो कहते थे कि भाई ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, ये जो हमारे मुल्क के रेबल्स हैं, उनको और बाकी जो कुछ लोग जो हमें चीज़ें पसंद नहीं है टर्की को, उनको ये बड़ा सपोर्ट करते हैं और उनको सजाएं नहीं देते हैं, और उन लोगों को जो उनके मुल्क में शरण ले लेते हैं उनको वापस नहीं भेजते हैं, रेफ्यूजी यानी स्टेटस ले लेते हैं उनको वापस नहीं भेजते हैं। तो आज ब्लिंकन साहब ने कहा कि नहीं जनाब मेवलेट साहब, इन लोगों ने जो भी आपके साथ ट्रीटीज़ किए थे उनकी तमाम फुलफिल कर ली हैं उन्होंने डिमांड्स। तो मतलब है खाली तुसी देखी है नेटो विचों हैं, इन्होंने नहीं देखी, यानी अगर डिमांड्स उन्होंने सारी फुलफिल कर ली हैं तो वो टर्की को क्यों नहीं दिखा रहे हैं, और टर्की क्यों इजाज़त नहीं दे रहा? टर्की पागल है? यानी आप एक अक्लमंद और सियाणे हैं। बहरहाल जी, इन्होंने आज बड़ा जोर दिया, और फिर उसके साथ ही क्योंकि वो 4 पैसे अब दे दिए ना टर्की को उसके अर्थक्वेक के लिए, तो अब वो उसकी अब वो बार्गेनिंग हो रही है कि ऐसी तुहानू पैसे देते हैं तुसी साड़ी गल मान लो। तो अच्छा जी, आज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने कहा है कि नहीं वो जो ट्राइलैटरल MOU थी उसकी सारी उन्होंने फुलफिल की हैं कमिटमेंट्स, और हम अब अफर्म करते हैं आपको कि वो जो F-16 आपने मांगे थे, हालांकि आपने हमें बड़ा नाराज किया था, आपने रशिया के साथ डील करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हम तुर्की के साथ जो है बड़ा खुश हैं, और हम आपको F-16, क्योंकि आप तबाह हो चुके हैं अर्थक्वेक में, तो इसलिए अब हम आपको F-16 देंगे। टर्की ने भी, वो जो मेवलेट साहब हैं, उन्होंने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं टर्की के, उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये F-16 को आप, ये इनकी जो इंक्लूजन है स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में, उसके साथ मत जोड़ो, ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। F-16 देने हैं तो दो, नहीं आपकी मर्जी, इन दोनों को हम नहीं आने देंगे नेटो में जब तक जो चीज़ें हमने इनको कही हैं वो पूरी नहीं करेंगे ये। सही। तो ये आज काफ़ी गर्मा गर्म जी इनके बीच में डिस्कशन रही। अच्छा जनाब, अगेन वाशिंगटन पोस्ट की ये जो है रिपोर्ट है, और ये बहुत ही मज़े की है, एंड आवर ट्रम्प साहब इज़ बैक, तो आपको हंसने का मौका मिल सकता है। आपको पता ही है कि 2024 के लिए प्रेसिडेंशियल बिड उन्होंने जो है वो की है, और आज ट्यूसडे को फॉर्मली जो निकी हेली हैं, उन्होंने भी जो साउथ कैरोलिना से फाइट करती थी, उन्होंने भी अब कह दिया है कि जी मैं भी प्रेसिडेंशियल बिड के अंदर एंटर हो रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हुए
जो नहीं सॉरी, ये वॉशिंगटन पोस्ट की नहीं रिपोर्ट है, ये डेली मेल की रिपोर्ट है। आई एम सॉरी, डेली मेल की ये रिपोर्ट है। अच्छा, इसके ऊपर बात करते हुए ट्रंप साहब ने कहा है जी, बड़ा मजाक उड़ाया निकी हेली का। उन्होंने कहा वाह 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 क्या बात है, निकी हेली की पूरे अमेरिका में 1% पॉपुलैरिटी है, नॉट बैड। लेकिन जो रॉयटर्स ने अभी एक पोल किया है, रॉयटर्स एप्सोस ने, उसके मुताबिक इनको पूरे अमेरिका में 4% जो है वो सपोर्ट हासिल है। अच्छा, अब आज बड़े जले हुए थे ट्रंप साहब, कहते हैं इसने तो जब ये मेरे से व्हाइट हाउस में आके मिली थी तो इसने कहा था कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कभी भी फाइट नहीं करूंगी और यू आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब और तुम जो है बेस्ट प्रेसिडेंट हो इन माई लाइफ टाइम। तो अब ये मेरे कैसे खड़े हो गई है, और मैंने तो इसको बड़ा फेवर दिया वह निकी हेली को। मैंने तो इसको कहा था कि तुम साउथ कैरोलिना जो है इसका ये छोड़ के अपनी सीट और तुम यूएस की एम्बेसडर बनो एट यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको मैंने कहा था, हेनरी मैकमास्टर को, कि आप अब जो है चीज़ें देखें साउथ कैरोलिना में। तो जो मैंने बेस्ट डिसीजन किया था इसके लिए भी और उनके लिए भी। तो अब ये जो है ये कैसे इस रेस के अंदर आ सकती हैं। इसके अलावा जो रैली कर रही थी जिसमें कि बात कर रही थी निकी हेली, उन्होंने भी बड़े ट्रंप साहब के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर यानी कि नाम ना लेते हुए बड़े जो है वो ताने कसे, और उन्होंने कहा जी कि ये जो बुढ़े बुढ़े लोग हैं अब जो आ गए हैं ये पॉलिटिक्स के अंदर, इनसे आप अपनी जान छुड़ाएं। यानी कि जाहिर है बाइडन साहब जो हैं 80 ईयर्स के और ट्रंप साहब 76 के हैं, तो उनका मतलब यही था कि भाई इन बूढ़ों से अब जान छुड़ाओ और यंग ब्लड को सामने लेकर आओ। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक बाइडन साहब जो हैं पोलैंड में पहुंचे हुए हैं, और पोलैंड में आज उन्होंने भी बड़ी एक जो है फायरी वहां पे स्पीच की है, जस्ट अहेड ऑफ 1 ईयर। ये जो यूक्रेन की वॉर है उसको अब फ्राइडे को 1 साल हो जाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि जो हमारे एलाइज हैं और वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाई है, रेजिलियंस दिखाई है अगेंस्ट रशिया। और तकरीबन यहाँ पे 30,000 स्पेक्टेटर्स जो थे इनकी स्पीच सुनने के लिए रॉयल कैसल वॉर्सा के अंदर जमा हुए थे। और इससे पहले उनकी मुलाकातें जो हैं बाइडन साहब की पोलिश प्रेसिडेंट जो है आंद्रेज दूदा उनके साथ हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने बात करते हुए कहा कि हम एक ऑटोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग मैन जो है उसके अगेंस्ट हम खड़े हुए हैं, और इसने ये सोचा था कि क्या हम यूनाइटेड रह सकते हैं, क्या एलाइज यूनाइटेड रह सकते हैं, तो क्या वर्ल्ड जो है वो डिवाइड होएगी कि नहीं। तो आज इस जगह पे जो मैं खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ ये इन सब चीज़ों का टेस्टमेंट है कि ना तो वर्ल्ड डिवाइडेड है, ना तो एलाइज डिवाइडेड है, ना तो हम वीक हैं, क्योंकि वो सोचता था पुतिन कि शायद हम वीक हो जाएंगे, और हम सब यूनाइटेडली जो है एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं अभी कीव से होके आया हूँ, तो मुझे लगता है कि हमको नेटो को और बाकियों को इनकी सपोर्ट जो है हमारे वेस्टर्न एलाइज को इनकी जारी रखनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा करेजियस और बहादुर किस्म के लोग हैं। दे आर प्राउड, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर टॉल एंड दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस एग्रेशन। तो हमको चाहिए कि हम जो है वी शुड नॉट लुक द अदर वे, और हमको उनकी हेल्प करते रहने चाहिए। तो जनाब ये आज इन्होंने बड़ी बातें की। रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये जो बड़े बड़े जो कोल के प्लांट्स हैं उनके मालिकान को आज कहा है कि आप अपनी जो प्रोडक्शन है ये बढ़ा दें। हालांकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट ख़राब होने के चक्कर में सारी दुनिया से ये जो कोल की जो प्लांट्स हैं पावर जनरेशन की या कि जो ट्रेनें कोल से चलती थी उन सबको फेज आउट अब किया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में आज उन्होंने कहा है कि मार्च के महीने में बेतहाशा, मार्च से लेके मिड जून तक बेतहाशा जो है हमें पावर की ज़रूरत रहेगी हिंदुस्तान के अंदर। तो इसलिए आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, क्योंकि आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर जो कोल यूज़ करते हैं, एक तो लोकल कोल यूज़ करते हैं, दूसरे जो हैं इंपोर्टेड कोल यूज़ करते हैं। जो इंपोर्टेड कोल यूज़ करते हैं उसके अंदर एक तो अदानी ग्रुप का पावर जनरेशन प्लांट है और दूसरा टाटा पावर जो है वो, ये दोनों गुजरात के अंदर हैं। तो इनको आज खास तौर पे कहा गया है कि आप अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं, और अभी तक आप जो है कुछ हज़ार जो है गीगाबाइट कर रहे हैं, एंड यू शुड इंक्रीज इट बाय मैनी फोल्ड्स। और आज इनको मिनिस्ट्री जो है उसने एक डायरेक्टिव भेजा है, और उन्होंने कहा है जी कि मार्च 16 से लेके जून 15 के बीच में आपको ये ज़्यादा पावर जो है जनरेट करनी पड़ेगी।
अभी हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के इलाके में जो है हमारे पाकिस्तान से साबरी ब्रदर्स गए हुए थे और वहाँ पे जाके वो कवाली जो थे वो पढ़ रहे थे। यहाँ पे मंडी शिवरात्रि का जो फेयर चल रहा था वहाँ पे, उसके ऊपर जी बड़ा बीजेपी ने इतराज़ किया है। उन्होंने कहा जी कि ये एक हिंदू फेस्टिवल था शिवरात्रि का, तो आपने साबरी ब्रदर्स को बुला के यहाँ पे कहा है कि ये सूफी कलाम यहाँ पे पढ़ा जाए और कवाली की जाए, तो इस चीज़ ने हिंदू सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। कांग्रेस ने कहा है जी कि हम चूंकि अपनी जो विन यहाँ पे इलेक्शंस में हमारी हुई है हम उसको मना रहे थे और हम ये जो हिंदुत्व आपका जो है प्रोजेक्ट उसको हम डिफीट करना चाहते थे और हम इनको सबको लेके जो है 7 लोगों को चलना चाहते हैं, और तो इसलिए हम हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए हमने इनको कहा कि हमारे जश्न के अंदर आप आए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस क्या प्रूव करना चाहती है जब कव्वाली में अल्लाहू अल्लाहू कहा जाता है, एक देव भूमि में जहां पे के पॉपुलेशन एक ऐसे स्टेट के अंदर जहां पे के 97% जो है वो हिंदू बसते हैं, और शिवरात्रि जो है वो तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फेस्टिवल है। तो ये हम भी किसी के रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन एक हिंदू फेस्टिवल में ये अल्लाहू के नारे जो हैं वो नहीं लगने चाहिए। तो ये जी आज उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने आज बड़े एतराज़ किए हैं मोदी जी के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि जी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने हमको कहा है कि हम लीड करें अब जो नेक्स्ट जो आने वाली है इलेक्शंस आने वाले हैं उसके लिए। और इससे पहले बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे नीतीश कुमार साहब ने भी कहा था कि कांग्रेस को लीड करना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उसी के ऊपर बात कर रहे थे, और रायपुर के अंदर जो है अभी वो कह रहे थे कि मैं एक जो मीटिंग करेंगे ये ऑर्गेनाइज कुमार साहब, उसके ऊपर भी हम जो है बात करेंगे। और 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहा है उसमें सेंटर से कांग्रेस तमाम अपोजिशन पार्टीज को लीड करेगी, और 2024 के जो इलेक्शंस हैं हम जीतेंगे, और हम फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन फिर उसके बाद फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा जी कि कई सौ मोदी जी जो हैं वो लेकर आ जाओ, लेकिन फिर भी हम ही इस तरफा जीतेंगे। और इनकी ये जो स्पीच थी ये नागालैंड से कर रहे थे, धीपू विलेज जो है पब्लिक ग्राउंड उसमें है, और आपको पता ही है कि नागालैंड के अंदर जो है 60 मेंबर असेंबली है, लेकिन कोई एक भी वहाँ पे कांग्रेस का बंदा नहीं है। वहाँ से कांग्रेस ने 23 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, और यहाँ पे इलेक्शंस जो हैं अब 27 फरवरी से होंगे, तो कांग्रेस चाहती है कि यहाँ से भी जीतना और अपने आप को मजबूत करना, तो इसीलिए वो जो है और गठबंधन बना रहे हैं। इससे पहले जो था वो उन्होंने बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार साहब ने भी महागठबंधन मीटिंग जो है वो कहा है कि वो हम बुला रहे हैं ताकि सारे ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा किया जा सके। पीएमएलक्यू के जो लीडर हैं जी परवेज इलाही साहब, आज उन्होंने फॉर्मली जो है पीटीआई को ज्वाइन किया है, और ये उस वक्त उन्होंने किया कि जब चौधरी शुजात साहब ने इनको पार्टी मेंबरशिप से अलहदा कर दिया है और अनाउंस कर दिया है कि अब ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। इस मौके पे बात करते हुए इलाही साहब ने कहा जी कि मैंने बार बार अपनी जो है लॉयल्टी खान साहब के लिए प्रूव की है, और इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर के अंदर। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमको इनके ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस है, और अब हम ये चाह रहे हैं कि इनको जो इनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस हैं तो हम इनको पीटीआई का प्रेसिडेंट जो है वो बनाएं। तो अब देखें जनाब क्या होता है। इमरान खान साहब जो है उनको आज लोकल कोर्ट जो है इस्लामाबाद में उनसे जो तोशाखाना का जो रेफरेंस था उसमें इनको थोड़ी रिलीफ मिली है, क्योंकि इनका जो इंडाइटमेंट का केस था उसको फिर से डेफर किया गया, और ये दूसरी बार है कि तोशाखाना रेफरेंस में इनको किया गया है डेफर इनके केस को, क्योंकि पहली दफ़ा इनको फरवरी 7 को बुलाया गया था। तो इनके जो वकील थे उन्होंने कहा था कि नहीं, इनको अपीयरेंस से एग्जम्पशन दें क्योंकि इनकी जो है हालत ठीक नहीं है, इन अ सेंस कि इनको जो गोली लगी थी अभी नवंबर 3 की रैली में लास्ट ईयर, वो जो गन वूंड है उसकी वजह से इनकी टांग में काफ़ी तकलीफ़ है। तो आज फिर से जो है खान साहब को के जो वकील थे उन्होंने कहा जी कि किससे पूछा गया कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये खान साहब खुद नहीं आ सकते हैं, तो वो ही इज़ रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम दैट गन वूंड, तो इसलिए फिर से आज जो है उन्होंने स्किप की
कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और एज अ रिजल्ट जो लोकल कोर्ट है उसने केस को, ये जो है तोशाखाना इंडाइटमेंट केस, इसको फिर से डेफर किया। पीटीआई के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि तमाम जो टॉप लीडर्स हैं पार्टी के, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, उन्होंने आज ऑफर किया है इनको, इमरान खान साहब को, कि वो अपने 200 पार्टी वर्कर्स के साथ टुमारो, कल वेंसडे से जो हैं ये जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू करने को तैयार हैं, और उसको वो लीड करेंगे ये दोनों। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इनको अभी लीडरशिप ने कहा है कि आप अभी ना करें, अभी आप ठहर जाएं ज़रा। और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और कर रहे थे लाहौर में, हमाद अजहर उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हमने इनको कहा है कि ज़रा आप ठहर जाओ। खान साहब ने, आपको पता ही है कि अर्लियर दिस मंथ, फरवरी के शुरू में कहा था कि भाई हमको एक जेल भरो तहरीक शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टेंटली हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को विक्टिमाइजेशन उसकी कर रही है, जिसमें कि फवाद चौधरी, आजम सवाती, शहबाज गिल वगैरह सब शामिल हैं, और ना ही ये इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि हम जेल भरो तहरीक जो है वो चलाएं। तो अब कल से जो है ये शुरू होने वाली है, देखेंगे अब इसको कौन लीड करता है। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है जी इस्लामाबाद में, उसने शाहिद खकान अब्बासी के खिलाफ भी जो एलएनजी का एक केस था उसको आज डिसमिस किया है, और उनको कहा है कि यानी कि इस तरह से कि उनको कैंसिल किए उनके जो अरेस्ट वारंट जो दिए गए थे। जज नासिर जावेद जो हैं उन्होंने रिलीज़ किए थे वारंट अगेंस्ट हिम, और उनको कहा गया था कि आप जो है एक एप्लीकेशन फाइल करें इस केस में कि आप जो है उसको उसमें आप शामिल थे कि नहीं थे, और नॉन बेलेबल वारंट्स जो थे इनके लिए जारी किए गए थे, तो इनको तो अब जो है कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन दूसरे नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जो हैं वो को एक्यूज उस्मा आदिल जो कि एक्स चेयरमैन ओगरा की थी उनके लिए किए गए हैं। आज जिस वक्त अब्बासी साहब को यहाँ पे बुलाया गया तो उनके जो लॉयर थे वो नहीं आए हुए थे, तो उसके ऊपर इनको जो है केस भी ख़त्म किया गया है। 2019 में आपको पता है कि नैब ने इनको अरेस्ट कर लिया था और कहा था कि ये जो एलएनजी के जो आपने ये जो इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2013 में, जब आप हेड कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज को, तो वो बिल्कुल जो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन फिर उसके बाद 2021 में नैब ने ही फिर इनको फिर से कहा कि नहीं, इसके अंदर हमको कोई भी जो चीज़ है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं नजर आई, और बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हुआ था। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। तो अब जो है इनको फिर आज छोड़ दिया गया। ठीक है जी, सारे चोरा छोड़ दे होते बस फिर मुल्क चोरी चलान के पैन की हो सकता है। ये जिस चीज़ का जिक्र अभी थोड़ा सा फयाज भाई ने भी किया है उसी का आज है। ये आज बलूचिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर कंस्ट्रक्शन एंड कॉमर्स हैं सरदार अब्दुल रहमान खेतरा, आज इनसे क्वेश्चन किए गए कि भाई आप बताएं, आपने लोगों को कुछ को जो है वो अपनी प्राइवेट जेल में रखा कि नहीं रखा, और आपने जो है उनको मारा पीटा कि नहीं मारा पीटा। आज इन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो उसको डिनाई की हैं। हालांकि एक औरत और उसके दो बेटे जो थे उनकी बुलेट रिडन जो बॉडीज़ थी, इनके जो घर है उसकी दीवार के बाहर से जो थे वो मिले थे, और ये वाइफ थी खान मोहम्मद मरी की, और उसके बेटे थे दो जिनको मारा था। एक की उम्र सिर्फ बेचारे बच्चे की 20 साल और दूसरे की 15 साल थी। तो इनको इनकी बॉडीज़ जो हैं कल बोरियों में बंद मिली थी। तो खान मोहम्मद जो हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2019 में ही मैंने अलेज किया था, और जो थे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनको बताया था कि ये मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को उठा के ले गए हैं, तो इनको बचाएं। अब उसने मेरी बीवी और दो बच्चों को मार दिए हैं, अभी भी मेरे बच्चे इसके पास हैं, उस जेल में से निकालें। बहरहाल जी, खेतरा साहब ने आज ये सारा कुछ केस खत्म कर दिया। मीडिया ने जब इनसे पूछा खान मोहम्मद साहब से, मरी साहब से, कि आपके साथ क्यों उनकी दुश्मनी है, वो कहते हैं जी इनका बेटा जो है इनके अगेंस्ट टेस्टिफाई करना चाहता था, तो उस केस में ये मुझे कहते थे कि तुम पार्टी बनो और तुम बताओ कौन सही है कोई गलत है। तो मैंने चूंकि कहा कि मैं आपकी पार्टी नहीं बनूंगा, तो उसकी वजह से इन्होंने मेरी बीवी भी उठाई और दो बच्चे और उनको किया, और मारने से पहले लगता है कि उनको काफ़ी टॉर्चर भी किया गया। जेम्स कैमरून की जो फिल्म है जनाब एवाटार द वे ऑफ वाटर, अब उसने सरपास किया है टाइटैनिक के भी जो हैं रिकॉर्ड्स उनको भी, एंड इट हैज़ बिकम द थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी एवर, और इसने 2243 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो ग्लोबली जो हैं इन्होंने जनाब इकट्ठे किए हैं सिंस इट्स रिलीज ऑन December 16, 2022, एंड एज अ रिजल्ट इन्हीं की अपनी जो पहली मूवी जो ओरिजिनल एवाटार थी वो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है एवेंजर्स एंड गेम, और तीसरे नंबर पे आ गई है अब ये, और चौथे नंबर पे चली गई है टाइटैनिक।
सोनू निगम जो अपने फ्रेंड्स के साथ चंबूर फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, आज उन पे और उनके दोस्तों के ऊपर जो है हमले किए गए। और इसके अंदर जो थे, एक लड़का स्टेज पे आ गया और उसने कहा मैं आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। बहरहाल इनको जब एस्कॉर्ट करके लेके जाया जा रहा था तो इसके ऊपर उन्होंने हमले कर दिए, जिसमें ये जख्मी हुए। इनकी जो बहन है एक्यूज्ड की सुप्रादा, उन्होंने उसके लिए बड़ा सॉरी बोला है। लेकिन जो सिंगर्स एसोसिएशन है, जिसका कि एक लेटर जो है शान सिंगर ने इंस्टाग्राम पे डाला है, उसने वो दिखा रहा है कि जो सिंगर्स कम्युनिटी है वो बड़ी अफसोस में है। वो कह रहे हैं कि इतने बड़े स्टाल वॉर्ड के ऊपर भी अगर इस तरह के हमले होंगे तो क्या होएगा। तो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहा कि इसका नोट लें और आप ख्याल करें कि आइंदा से ये इस तरह के आर्टिस्ट मैन हैंडल ना हो, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। अक्षय कुमार, परेश रावल एंड सुनील शेट्टी एक दफ़ा से फिर से जनाब हेरा फेरी 3 के अंदर अब नजर आएंगे। आपको पता ही है कि इससे पहले आ रहा था कि शायद अक्षय कुमार नहीं होंगे और कार्तिक आर्यन उनकी जगह लेंगे, जिसके के ऊपर परेश रावल और सुनील शेट्टी दोनों ही बहुत भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि ये फ्रेंचाइज अक्षय के बगैर बन ही नहीं सकती। बहरहाल जो प्रोड्यूसर थे फिरोज नाडीड वाला, जो कि उनके डिफरेंसेस कोई अगर थे अक्षय कुमार के, तो वो उनसे बात करके उन्होंने ख़त्म किए हैं। और अब जी ये इनकी मुलाकातें एम्पायर स्टूडियोज़ मुंबई में हुई हैं और इसकी अपेरेंटली शूटिंग भी शुरू हो गई है हेरा फेरी 3 की। तो अब इसकी तीसरी ये जो आएगी फ्रेंचाइज, उसमें भी ये तीनों नजर आएंगे। कंगना रनावत साहिबा, जो कुछ अर्सा पहले हमारी बाजी इज बैक जिसने कि कुछ अर्सा पहले जो है बड़ी लड़ाई और झगड़ा डेफेमेशन केस उनके ऊपर जावेद अख्तर साहब ने डाला था, आज इन्होंने जनाब जावेद अख्तर साहब की बड़ी तारीफें की। कहा जी घुस के मारा पाकिस्तान में। अच्छा हुआ क्या है जी, फैज़ लिटरेरी जो वहाँ पे हो रहा है समिट पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, वहाँ पे जावेद अख्तर साहब हैं। और वहाँ पे जनाब बात करते हुए जब किसी ने क्वेश्चन किया कि हिंदुस्तान हमसे नाराज़ क्यों है, तो उस पर उन्होंने कहा जी कि देखें 26/11 मुंबई अटैक के जो अटैकर्स थे वो नॉर्वे से नहीं थे, इजिप्ट से नहीं थे, वो पाकिस्तान से थे। तो अगर आपको कोई हिंदुस्तानी इस तरह का सवाल करता है तो आपको उसको माइंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो एक सवाल का जवाब दिया। अच्छा जी, कंगना मैडम ने तो आपको पता है ड्रामाटाइज करना होता है। कहने लगी जी देख लो मैं तो बड़ी इनकी फैन हूं। अच्छा फैन हो तो फिर इनके खिलाफ क्यों बोलती रही हो भाई, उन्होंने तुम्हारे पे क्यों डेफेमेशन केस डाला। मैं तो इनकी फैन हूं और इनके अंदर जो है गॉडेस सरस्वती जो है वो बसती है और बड़ा ये ट्रूथ बोलते हैं। देखो कैसे उनके घर में घुस के और कैसे उन लोगों को ही उन्हीं की बात सुनाई इन्होंने। तो क्या बात है, वाह जी वाह। अब्बा जी तुसी दिमाग का इलाज कराओ, मेहरबानी करो, थोड़े को बड़ा पैसा है, थोड़ा बड़ा अच्छा डॉक्टर कोई मिल जाएगा तो इलाज करेगा। अच्छा जनाब, कोयटा ग्लैडिएटर्स जो भी PSL 8 के अंदर कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि अब उनके लिए जो है सर विवियन रिचर्ड्स को वापस बुलाया जा रहा है एज मेंटर। और जो टीम मैनेजर हैं आजम खान साहब, उन्होंने कहा कि हमने उनके वीज़ा के लिए अप्लाई किया लेकिन प्रोसेसेस के अंदर कुछ इश्यूज हैं, लेकिन हमने सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, तो हम होपफुल हैं कि ये जल्दी इसको ज्वाइन करेंगे। और हमने उनसे पूछा तो विव रिचर्ड्स साहब जो हैं वो भी स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए बड़े खुश हैं। आपको पता ही है कि इससे पहले ही वॉज पार्ट ऑफ द टीम सिंस PSL 2016, तो फिर वो छोड़ के चले गए थे और अब उन्होंने कहा जी वापस वो अब आ रहे हैं। दो बड़े ही कड़क इंटरव्यू कल हुए, एक फॉक्स न्यूज़ पे और एक स्काई स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम जो है बिल्कुल ही हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिल्कुल गिर गई इंडिया के खिलाफ। तो उसके ऊपर ये दो जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थे ये बात कर रहे थे। सबसे पहले जो है एलन बॉर्डर और माइकल क्लार्क ने बात की है। तो एलन बॉर्डर ने स्काई न्यूज़ से बात की है और उन्होंने कहा कि इंतहाई पैथेटिक परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की और वी आर शेल शॉक्ड और आई एम सो डिसअपॉइंटेड। और फ्रैंटिक बैटिंग थी, बड़ी बड़ी शॉट्स खेलने के लिए जा रहे थे और रिवर्स स्वीप कर रहे थे और कोई भी ये कोशिश नहीं कर रहा था कि खड़ा होकर अच्छी डिफेंसिव क्रिकेट खेले। और मुझे तो समझ नहीं आ सकती कि इस ट्रैक के ऊपर ये ऐसी इरेटिक शॉट्स कैसे खेल सकते हैं। इसी तरह जो है वो क्लार्क साहब जो हैं उन्होंने भी जो अपना इंटरव्यू वो दे रहे थे इनको स्काई स्पोर्ट्स को, उनसे बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये जो कंडीशंस हैं उसमें तो आप इस तरह की गेम, ये जो रिवर्स स्वीप टाइप की गेम्स हैं ये तो खेल ही नहीं सकते हैं, तो ये कैसे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कंडीशंस इंप्रूव हो जाएंगी? कंडीशंस इंप्रूव नहीं होंगी इस पिच के ऊपर, तो जरा इंसानों की तरह खेलो।
बड़ा भड़के में। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज केएल राहुल, आपको पता ही है कि आजकल बहुत ही थकेली पर बेचारे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आजकल उनके ऊपर बैड वो आया हुआ है, एक पैच आया हुआ है, और अभी जो है जो भी 2 टेस्ट भी चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया के, उसमें भी कोई अच्छे रन नहीं बना रहे हैं। अभी दूसरी इनिंग में भी सिर्फ 17 रन ही बनाए हैं। तो मैनेजमेंट जो है अब उसने उनको साइड लाइन किया है, लेकिन जब तक नहीं किया था तो उससे जो थी दुनिया बड़ी भड़की हुई थी। एक्स क्रिकेटर जो है इंडियन वेंकटेश प्रसाद, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो मैनेजमेंट की रिजिडिटी नहीं समझ आ रही, और वो कंटिन्यू करती जा रही है कि एक लड़का जब अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है और पिछले 20 साल में किसी लड़के की इतनी लो एवरेज नहीं थी, तो उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा। तो उसकी इंक्लूजन तो लग रहा है कि डिलिबरेट है ताकि बाकी टैलेंटेड लड़कों को इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जगह ना मिले। वो कहते हैं जी शिखर धवन को देखें, टेस्ट एवरेज उसका 40 प्लस है, मयंक का 41 प्लस है विद 2 डबल 100। शुभमन गिल तो बिल्कुल ही जबरदस्त जब सबलाइन फॉर्म में है, लेकिन सरफराज को इनको जो है वो अब देना चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। अच्छा, अब इसके ऊपर आकाश चोपड़ा जो है वो भड़क गए बहुत ज्यादा। ये भी एक्स ओपनर थे इंडियन टीम के। इन्होंने कहा भाई तुमने ये क्या बात की है, ये जब भी जो केएल राहुल है वो चीपली डिसमिस होता है तो ट्विटर सारा पागल हो जाता है। एवरीवन स्टार्ट्स गिविंग ओपिनियन और उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और ये जो वेंकटेश प्रसाद ने ये जो ट्वीट किया है, इसने तो जलती पे आग का काम किया है। और ये खुद एक्स क्रिकेटर हैं और इनको पता है कि हमको अपने ही जो हमारे गेम के लोग होते हैं, उनको जो प्लेयर्स होते हैं, उनको इतना ज़्यादा भी बुरे तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जबकि अभी एक इनिंग्स जो है वो अभी बाकी है, यानी कि एक अभी गेम जो है इसमें बाकी है टेस्ट की, तो 2 हैं बल्कि अभी तो वापस वैसे। तो उन्होंने कहा जी कि और सिंस 2022 लेकिन जो है ये इनकी अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अब ये इतना भी आप इस पे ना करें। लेकिन जो रिकॉर्ड को सेट करने वाले हैं वो कहते हैं जी कि केएल राहुल साहब जो हैं उन्होंने 2022 पूरे में 11 इनिंग्स खेली और उसमें टोटल 174 रन्स बनाए एट द एवरेज ऑफ 17.40। तो अब अगर उसको मैनेजमेंट ना हटाती तो फिर क्या करती। ठीक हो गया जी, पाया ने देखो ना उनकी। ये हो गया आज की न्यूज़।